पिछले कुछ वीडियोस में हम बात कर रहे हैं डीपीआई की, खास करके इंडियन डीपीडीपी एक्ट को लेके। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीपीआई करने के लिए क्या स्टेप्स अडॉप्ट करने चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी इंडियन डीपीडीपी एक्ट में पूरी डिटेल नहीं आई है, पूरे रूल्स नहीं आए हैं, लेकिन डीपीआईए के बारे में डीपीडीपी एक्ट में दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात, डीपीआईए एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो आपको प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए करनी चाहिए, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। तो इसलिए हम ये उम्मीद रखते हैं कि हिंदुस्तान में भी जब आपको डीपीडीपी एक्ट से कंप्लायंट होना होगा तो आप डीपीआईए एक्ट के स्टेप्स को ही यूज करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसमें आप रोज डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन डीपीडीपी एक्ट में डीपीआईए के रोल की। सबसे पहले हम बात करते हैं डीपीआईए क्या है। डीपीआईए एक सिस्टमैटिक अप्रोच है ये देखने की, ये डिसाइड करने की कि हमारे पास क्या पर्सनल डेटा है, हम क्या पर्सनल डेटा कलेक्ट करते हैं, वो कैसे फ्लो करता है, हम उसको कैसे खुद यूज करते हैं, क्या हम किसी एक्सटर्नल एजेंसी के साथ यूज करते हैं, और उस पूरे के पूरे प्रोसेस में क्या कहीं कोई रिस्क है। और ये रिकमेंडेड है कि डीपीआई एक रेगुलर प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार किया और खत्म कर दिया। रेगुलर मतलब बड़ी कंपनी है तो 3-3 महीने, बहुत ह्यूज वॉल्यूम है, सेंसिटिव डेटा है तो 3-3 महीने, नया प्रोसेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इमीडिएटली कीजिए, डेटा प्रोसेसिंग प्रोसेस में कोई चेंज आ रहा है तो इमीडिएटली कीजिए। ठीक, रेगुलर करने के हमने पिछले वीडियो में कई बेनिफिट्स देखे हैं कि भाई डीपीआई आप रेगुलर करते हैं, आप तो ऑडिट के लिए पहले से ही तैयार बैठे हैं, आपके पास सारे जवाब बने बैठे हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए ठीक ठाक सक्सेसफुल डीपीआई एग्जीक्यूट करने के लिए। सबसे पहली बात तो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारे पास कितना डेटा है और किस टाइप का डेटा है। क्या वो सेंसिटिव डेटा है, क्या हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से डील करते हैं, बायोमेट्रिक से डील करते हैं, हेल्थ केयर से डील करते हैं, किस टाइप का डेटा है। और अगर वो डेटा चोरी हो जाता है, किसी अनऑथराइज आदमी के हाथ लग जाता है, तो क्या रिस्क इन्वॉल्व है हमारे लिए उसमें। ये पहली चीज है इंपॉर्टेंट। हम उस डेटा को कैसे प्रोसेस करते हैं, मैं कई बार ये उदाहरण दे चुका हूं। हम मार्केटिंग करते हैं, हमारे पास किसी प्रोस्पेक्ट का, जो शायद कस्टमर बनेगा, उसका नाम और फोन नंबर होता है। जब वो कस्टमर बन जाता है तो हम वो इन्फॉर्मेशन सेल्स डिपार्टमेंट के साथ भी शेयर करते हैं और अकाउंट्स के साथ जो बिल काट के देते हैं, वो लॉजिस्टिक्स के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जिससे कि सामान डिलीवर हो जाए, वो फाइनेंस के साथ शेयर करते हैं जिससे कि वो पेमेंट का ट्रैक रख सकें, कल को फॉर्म 16 भी लेना पड़ सकता है, और वो आपकी सर्विस टीम के साथ भी वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जिससे कि डिलीवरी होने के बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन और आगे चल के उसको सपोर्ट मिल सके। जब वो ये सब कुछ कर रहे हैं तो फिर इंफॉर्मेशन तो बहुत, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन 6 डिपार्टमेंट्स में फ्लो कर रही है। और आपने अपने आप को कैसे पक्का किया हुआ है कि आपका जो सर्विस इंजीनियर है वो उस कस्टमर का फोन नंबर मिसयूज तो नहीं कर रहा। कई सर्विसेज आपने आउटसोर्स कर रखी हैं, तो आउटसोर्स एजेंसी उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज कर रही है। तो ये सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहनी चाहिए, ड्रिल्स करनी चाहिए, देखने के लिए टेस्ट कीजिए आपका इंजीनियर उस पर्सनल इंफॉर्मेशन को कैसे यूज कर रहा है, और एक्सटर्नल शेयरिंग या एक्सटर्नल प्रोसेसिंग करा रहे हैं तो कैसे की जा रही है। हम इसमें एक उदाहरण देते आए हैं बैंक का। बैंक अकाउंट खोला आपने, बैंक में खाता खोला आपने, अपना नाम, पता, फोन नंबर और एज, आधार नंबर, पैन कार्ड, ये बड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन है बैंक में खाता खोलने के लिए। केवाईसी तो वो करेंगे, और आपने अपना कंसेंट दिया कि मुझे चेकबुक घर पे चाहिए, लेकिन चेकबुक तो कोई थर्ड पार्टी कुरियर करेगी। अब बात आती है डेटा मिनिमाइजेशन की। ये 6-7 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अकाउंट खोलने के लिए बैंक के पास होनी जरूरी है, तो बैंक पूरा डेटा कलेक्ट करेगा, लेकिन आपको चेकबुक कुरियर भेजने के लिए सिर्फ नाम, पता और फोन नंबर काफी है। तो बैंक को चाहिए कि सिर्फ ये 3 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी कुरियर एजेंसी के साथ शेयर करे, उसके साथ सारी इंफॉर्मेशन ना शेयर करे। सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा तो रिस्क रहेगा। और क्यों चाहिए कुरियर एजेंसी को आधार नंबर, क्यों चाहिए कुरियर एजेंसी को मेरा पैन नंबर, क्यों चाहिए, राइट? उसे हम कहते हैं डेटा मिनिमाइजेशन। हम सिर्फ उतना कलेक्ट करें जितना हमें जरूरी है, हम सिर्फ उतना शेयर करें जितना उस एक्टिविटी को करने के लिए जरूरी है। इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, शेयर करने की भी जरूरत नहीं है। डेटा सब्जेक्ट्स को क्या रिस्क है, कहीं हमारी एप्लीकेशन, हमारे फाइल सर्वर जहां ये डेटा पड़ा है, कहीं वो ऐसा तो नहीं कि वहां पे अनऑथराइज लोगों का एक्सेस है। डेटा लॉस भी हो सकता है। लॉस होने का मतलब एक तो ये है कि डेटा करप्ट हो गया, लेकिन एक ये भी है कि किसी ने हैक कर लिया। हैक करने वाला मिसयूज भी कर सकता है, तो हमें इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना जरूरी है कि हम उसको हैक ना होने दें। और मिटिगेशन मेजर्स क्या हैं, तो जो हैक कर रहा है क्या उसको डेटा मिल सकता है, हमारा एक्सेस कंट्रोल स्ट्रांग नहीं है, क्या हमारा डेटा इंक्रिप्टेड नहीं है कि अगर वो ले भी जाएगा तो वो खोल नहीं पाएगा,
ये मेजर्स ठीक से एम्प्लॉय हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सिक्योरिटी मेजर्स, रेगुलर ऑडिट्स, CIA ट्रायड। मेरे चैनल पे CIA ट्रायड में के बारे में वीडियोस हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये हर एक पॉइंट पे पूरे के पूरे डिटेल वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो क्या है, सिक्योरिटी प्रॉपरली डिवाइस आउट की हुई है जिससे कि डेटा का नुकसान ना हो, डेटा चोरी ना हो, चोरी हुआ डेटा कोई मिसयूज ना करे। अपनी फाइंडिंग्स को डॉक्यूमेंट कीजिए, आप रिस्क को आइडेंटिफाई कीजिए, क्या रिस्क है ना, क्या रिस्क है, आप उस रिस्क को आइडेंटिफाई कीजिए। क्या मिटिगेशन स्टेप्स आपको लगता है लेने चाहिए और उसमें से कौन से आपने इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर दिए और कौन से आप किसी वजह से नहीं इंप्लीमेंट कर पाए। फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, ऑपरेशनल इश्यूज हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मुझे अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए नई फायरवॉल लगानी है। अब फायरवॉल के लिए बजट भी चाहिए, और अगर मान लिया बजट भी है आपके पास तो भी फायरवॉल के हार्डवेयर की डिलीवरी 4 से 6 हफ्ते में आएगी और उसके बाद 2 से 3 हफ्ते में वो इम्प्लीमेंट होगी। यानी कि आपके DPIA और आपकी IT के साथ मिलकर जो आपने DPIA किया, वो ये कहता है कि मुझे एक इक्विपमेंट चाहिए जो 2 महीने में आएगी। आप डॉक्यूमेंट कीजिए, आज हम लिख रहे हैं, इस इक्विपमेंट को ऑर्डर कर रहे हैं और ये 2 महीने में इम्प्लीमेंट होगी, जिससे कि आज ऑडिटर पूछे तो आप कहें हमने ये रिस्क आइडेंटिफाई किया, उसका ये स्टेप लिया है, लेकिन इस स्टेप को अप्लाई होने में 2 महीने का टाइम लगेगा। अपने फाइनल कंक्लूसिव आंसर्स उसमें लिखिए और अपने इन प्रोसेसेस को रेगुलरली मॉनिटर कीजिए, रेगुलरली रिव्यू कीजिए, अपडेट करते रहिए कि आपके प्रोसेसेस ठीक से चल रहे हैं और कोई किसी प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। DPIA कंडक्ट करने के स्टेप्स सिर्फ इतने ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।